स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला आया है जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। बेसिकली क्या है, आसाम के अंदर आपको पता है जो सिटीजनशिप है उसको लेकर काफ़ी लंबे समय से डिबेट चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, राजीव गांधी जी के समय जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, हमारे देश का ओवरऑल जो नागरिकता वाला कानून है, उसके अंदर एक सेक्शन 6A ऐड किया गया था और इसी को लेकर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये आप देख सकते हो खबर, सुप्रीम कोर्ट बाय 4:1 मेजॉरिटी अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे ये सेक्शन 6A है क्या, इसको चैलेंज क्यों किया गया, सरकार का क्या कहना था, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2026-27, हर एक बैच अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो तो यहाँ पर आपकी जो पूरी तैयारी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ कराया जाता है। बस आपको ज्वाइन करना है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारा जो नागरिकता वाला कानून था 1955 वाला, याद होगा आप सभी को, आपने पढ़ा होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो उसके अंदर राजीव गांधी जी के समय जो सेक्शन 6A ऐड किया गया था, उसमें बेसिकली ये बोला गया कि जो भी पर्सन आसाम में 1971 के पहले आ गए थे, 24 मार्च 1971 के पहले आ गए थे, तो उनको सिटीजनशिप मिल सकता है। और यही इसको लेकर चैलेंज किया गया कि नहीं, कई लोगों का कहना था, कुछ NGOs का कहना था नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो भी ये सेक्शन 6A डाला गया था वो सही है। और मैं आपको बता दूं, ये लगभग 5 जजों की जो बेंच है उन्होंने फैसला सुनाया है, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो 4 लोगों की है, जिसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ वो भी हैं। मतलब 4 लोगों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। एक जो जज है इसमें, दैट इज जस्टिस JB पारदीवाला, उन्होंने इसके खिलाफ जजमेंट दिया है। उनका कहना था कि नहीं, सेक्शन 6A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको सही नहीं करार देना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 6A जो मैं आपको बोल रहा था ना, वो एक्चुअली आसाम अकॉर्ड जो साइन हुआ था राजीव गांधी जी की तरफ से, जो उनकी सरकार थी सेंटर में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है ASU, उनके बीच में जो आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। और आपको पता ही होगा आसाम अकॉर्ड तब साइन हुआ लगभग 6 साल के एजिटेशन के बाद, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो 1971 में जो बांग्लादेश वाला पूरा क्राइसिस था, एक नया देश बनकर सामने आया, जिसकी वजह से बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आसाम की तरफ आए, और इसी की वजह से वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग थे आसाम के, वो प्रदर्शन करने लग गए। और लगभग आप समझिए 1979 से लेकर 1985 के बीच में लगभग 6 साल तक बहुत बड़ा एजिटेशन चला था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इंडिजिनियस पीपल का ये कहना था कि ये जितने भी लोग आए हैं बांग्लादेश से, उनको बाहर करना चाहिए, और इसीलिए आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। और इसके साइन करने के बाद यहाँ पर जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अंदर ये सेक्शन 6A डाल दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ अब क्या हुआ कि जब ये सेक्शन 6A डाला गया, इसको लेकर कुछ जो NGOs हैं, जैसे आसाम पब्लिक वर्क हो गए, आसाम सम्मिलिता महासंघ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और ये कहा कि यहां पर जिस तरह से सेक्शन 6A डाला गया है और पूरे देश के लिए अलग कानून बनाया जा रहा है और आसाम के लिए अलग कानून बनाया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहां पर ये सबसे पहले मन में आपके आएगा कि आखिरकार ये सेक्शन 6A है क्या सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। देखो, मैं आपको बता दूं, जो आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था ना 1985 में, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि किसको कहा जाएगा ये सिटीजन है भारत के और किसको कहा जाएगा ये फॉरेनर है। मतलब जो भी लोग आसाम के अंदर आ रखे हैं, उनमें से किसको बोला जाएगा ये लोग आसाम में रहने वाले हैं, ये भारत के नागरिक हैं, और किसको बोला जाएगा ये फॉरेनर हैं। तो इसके लिए आसाम अकॉर्ड के अंदर अगर आप देखोगे क्लॉज 5, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जो कट ऑफ डेट डाली गई है, मतलब 1 जनवरी 1966 और साथ ही साथ 24 मार्च 1971, ये कट ऑफ डेट डाल दिया गया। मतलब सिंपल में आप ये समझिए कि जो भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 के पहले आया था आसाम के अंदर, जो रह रहा था, तो उसको भारत का नागरिक बोला जाएगा, और जो भी व्यक्ति 1971 के बाद आया है तो वो फॉरेनर कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो देखिए क्या है कि ये तो बोला क्या किसके अंदर, आसाम अकॉर्ड के अंदर, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा कि इसको हम नागरिकता देंगे और उसको नागरिकता नहीं देंगे। तो ये पूरा करने के लिए जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें बदलाव किया गया और इसके अंदर डाला गया सेक्शन 6 है, क्योंकि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें यह बोला गया है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपको याद है, उसके बाद 1948 कट ऑफ डेट डाल दी गई कि जो भी लोग 1948 के पहले भारत के अंदर आए थे तो उनको ही भारत का नागरिक कहेंगे, उसके बाद जो है उनको भारत का नागरिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आसाम के लिए स्पेशल प्रोविजन है, मतलब सेक्शन 6A आसाम के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि जो लोग 1971 के पहले आए हैं उनको भी भारत का नागरिक बोला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ आसाम के लिए है, मतलब आसाम के अंदर जो लोग आए हैं उनकी बात हो रही है। जो लोग भारत के किसी दूसरे कोने में आए, मान लो मध्य प्रदेश में कोई आया है, कोई आया है छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र के अंदर, वो आया है 1970 को, तो क्या उसको भी भारत का नागरिक कहेंगे? नहीं, उसको भारत का नागरिक नहीं कहने। लेकिन अगर मान लो 1965 में कोई व्यक्ति आसाम में आया है तो उसको भारत का नागरिक जो है वो कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, एक 1966 है और 1971 है। अब मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली इसमें यह बोला गया कि 1966 के पहले जितने व्यक्ति आए थे उनको बिना किसी कंडीशन में, आसाम के अंदर जो भी आए थे उनको बिना किसी कंडीशन में भारत का नागरिक बोला जाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच में आया है तो उस केस में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसमें होगा क्या कि अगले 10 साल के लिए उनके पास वोटिंग के अधिकार नहीं होंगे, 10 साल के बाद उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। ठीक है, हाँ, जो लोग 1971 के बाद आए हैं 24 मार्च के बाद, तो उनको तो किसी भी प्रकार से नागरिकता नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यही चीज है। सेक्शन 6 से क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से आया है चलकर आपका आसाम के अंदर 1960 में, 65 में, 70 में, तब तक उसको भारत की नागरिकता जो है दी जा सकती है। तो इसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सेक्शन 6A को कुछ लोगों ने चैलेंज क्यों किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखिए, यहां पर जो पिटिशनर्स थे उनका यह कहना था कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। जो मैंने आपको बोला ना कि पूरे भारत के लिए क्या कानून है, पूरे भारत के लिए बोला गया कि जुलाई 1948 ये कट ऑफ डेट है कि जो भी व्यक्ति भारत में है उसी को भारत का नागरिक कहा जाएगा। जो जुलाई 1948 के बाद से आ रहा है उसको भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर पिटिशनर्स का यह कहना था कि ऐसा आसाम के लिए हम क्यों अलग बना रहे हैं, आसाम में भी यही डेट रखना चाहिए 1948। मतलब जो यहां पर पिटिशनर्स थे उनका यह कहना था कि 1948 से लेकर 1971 के बीच में बहुत सारे बांग्लादेश से, आसपास के पड़ोस से देश से लोग आसाम के अंदर आए हैं, हम उनको सिटीजनशिप क्यों दे रहे हैं, हमें उसको नहीं देना चाहिए। जिसमें जो सबसे लीड पिटिशनर था, आप देख सकते हो, आसाम सम्मिलिता महासंघ, उन्होंने कहा है कि दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्री एंड इलीगल। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो आसाम में इंडिजिनस पीपल रह रहे हैं उनके खिलाफ जाता है, उनके राइट्स के खिलाफ जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये पिटिशंस वगैरह एक्चुअली 2012 में फाइल किया गया था और यहां पर यह बोला गया उनके द्वारा कि जो भी बांग्लादेश से और आसपास के पड़ोस से देश से जो लोग आए हैं आसाम के अंदर, उसकी वजह से आसाम की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई है कहीं ना कहीं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बदल गई है और जो मेजॉरिटी थी पहले, जो हमारे लोग थे, इंडिजिनस पीपल थे, वो माइनॉरिटी में आ गए। और अल्टीमेटली इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलबींग है वहां के लोगों का, आसाम के इंडिजिनस पीपल का, वो खतरे में आ गया है। यहां पर जो कल्चर है उनका वो खतरे में आता जा रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आसाम के लोगों को मिलनी चाहिए उसके बजाय जो बाहर के लोग आए हैं आसाम के अंदर उनको यहां पर मिल रही है। और इसके अलावा यहां पर पिटिशनर्स के द्वारा यह भी बोला गया कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 29 है जो हमें हक देता है कि हम अपने कल्चर को कंजर्व कर सकें, उसके भी खिलाफ जाता है। तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ये जो सेक्शन 6A है उसको कैंसिल कर दे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर जो लोग इसके फेवर में थे, क्योंकि अगर मान लो कुछ पिटिशनर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए सेक्शन 6 से, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और कुछ ऐसे पिटिशनर्स हैं, कुछ एनजीओज हैं, जैसे आप देख सकते हो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस,
इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, सेक्शन 6 एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा कि देखिए, सिटीजनशिप किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, जो कि मिलता है आर्टिकल 11 से। क्योंकि पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करता है और कहता है कि इसको सिटीजनशिप मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, तो यहां पर वो बात मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये वायलेशन हो रहा है या फिर वो वायलेशन हो रहा है। लेकिन देखिए, जब संविधान की बात आती है ना, तो आप सबको पता है इसमें जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, एफआर, ये बहुत मायने रखता है। और राइट टू इक्वालिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर यह भी बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि देखिए, राइट टू इक्वालिटी भी इसमें वॉलेट नहीं होती है, क्योंकि ये जो हम सिटीजनशिप दे रहे हैं कुछ लोगों को, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की वजह से दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि पूरे देश में जहां पर भी लोग आए थे उनको दे दिए। और यही चीज अगर आप देखोगे, यहां पर जो एनजीओज हैं उन्होंने भी कहा, उनका कहना था कि देखिए, अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया तो पिछले 50 वर्षों से, सोचिए 1971 से लेकर अभी 50 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं, और ये जो कई सारे लोग हैं वो अपना सिटीजनशिप एंजॉय कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स हैं उनके पास। तो अचानक से अगर हम ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे तो उनके हक छीन लिया जाएगा, जो कि सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आसाम तो हमेशा से एक मल्टीलिंगुअल और डाइवर्स स्टेट रहा है, और जहां तक सवाल है कि क्या वहां की डेमोग्राफी 1971 के तक ही चेंज हुई थी, उसके पहले भी चेंज हुई है, 1948 के भी पहले चेंज हुई है, तो ये कहना कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है। खैर, फाइनली यहां पर कोर्ट ने क्या कहा, देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 4:1 का वर्डिक्ट आया है। यहां पर जो मेजॉरिटी ओपिनियन है उनका बेसिकली ये कहना है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप अंडर डिफरेंट कंडीशंस सो लॉन्ग एज द डिफरेंशिएशन इज रीजनेबल। मतलब कि यहां पर जब पार्लियामेंट के पास हक है सिटीजनशिप ग्रांट करने का, और एक पर्टिकुलर डिफरेंट कंडीशंस में दिया जा रहा है, क्योंकि आसाम में जो भी कुछ हुआ, बांग्लादेश का जो सिचुएशन था, बैकग्राउंड, उस कंडीशन में ये दिया जा रहा है, तो इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर मेजॉरिटी जजमेंट में यह भी बोला गया है कि जो आर्टिकल 14 का हवाला दिया जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी वॉलेट हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट टू इक्वालिटी वॉलेट नहीं हो रही है। और इसके अलावा मेजॉरिटी जजमेंट के द्वारा यह भी बोला गया कि देखिए, यहां पर जो आर्टिकल 29 कहा जा रहा है कि हमें अपना कल्चर कंजर्व करके रखना है, यह हक मिलता है वहां के लोगों का, तो यहां पर अगर कोई दूसरे एथनिक के ग्रुप के लोग आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो कल्चर है वो खतरे में आ जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो यहां पर अल्टीमेटली ये फैसला सही दिया गया। लेकिन यहां पर जो एक जज है, जो मैंने आपको बोला, जिन्होंने इसके अगेंस्ट में फैसला लिया, जस्टिस पारदीवाला, उनकी तरफ से बोला गया, देखिए उनका क्या रीजन था। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, यहां पर हमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कोई लिमिट नहीं लगाई है। मतलब सरकार कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये तो कह रही है कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल 1971 के बाद यहां पर जो भी लोग आए बांग्लादेश से आसाम के अंदर, व्हाट अबाउट देम? सरकार उनको निकाल तो रही नहीं है, वो तो वैसे के वैसे वहीं पर हैं, मतलब कि यहां पर कोई डिफरेंस तो रहा नहीं। तो इसीलिए जस्टिस पारदीवाला का ये कहना था कि सरकार को एक लिमिट लगाना चाहिए ना, देखना चाहिए, मैकेनिज्म लाना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये घुसपैठिया है या फिर ये बाहर से आया है, उसको वहां से निकालो। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये पूरा मामला हुआ है, देखिए इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो ये पूरा था। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है, ये कौन से देश में लिया गया? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।